नमस्कार, आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। बहुत बहुत स्वागत है आपका और आपके निवेश और ट्रेडिंग से जुड़े आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए हम हाजिर हैं। आपके कल के बाजार की तैयारी करवाएंगे। बस आपको नंबर नोट कर लेना है 7045220000। इस नंबर पर व्हाट्सएप आप हमें कर सकते हैं, अपना सवाल भेज सकते हैं। और ध्यान दीजिए कि आपका ये पसंदीदा शो कल का बाजार फेसबुक और ट्विटर पर भी लाइव है और यहां पर हमें आप सवाल भेज दें और शो के दौरान सोशल मीडिया पर आपके भेजे गए सवालों पर भी हम अपने एक्सपर्ट से राय ले लेंगे। तो जल्दी कीजिए, कॉपी पेन उठाइए, अपना फोन उठाइए और शुरू हो जाइए। और इस बीच हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज के बाजार की बात कर लेते हैं। आज बाजार हफ्ते के दूसरे दिन भी दायरे में कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। बाजार लगातार दूसरे दिन बढ़त के साथ जरूर बंद हुआ, हालांकि मामूली बढ़त थी। सेंसेक्स कुछ 75 अंक चढ़कर 60,132 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 26 अंक चढ़कर 17,759 पर। आज सबसे ज्यादा तेजी हमने पावर, तेल, गैस, रियल्टी शेयरों में देखी। वहीं कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में भी आज बिकवाली देखी गई। तो ये एक मोटा आज के बाजार का हाल था। अब थोड़ी और बातचीत करेंगे। हमारे साथ आज हमारे एक्सपर्ट हैं इंडिपेंडेंट एनालिस्ट सर्वेंद्र श्रीवास्तव जी। बहुत बहुत स्वागत है सर्वेंद्र आपका। तो चलिए, बाजार की एक झलक हमने ली, लेकिन एक थोड़ा एफआईआई डीआई का डेटा भी मैं दर्शकों को बता दूं और फिर आपसे एक आउटलुक लेता हूं बाजार का। तो बड़े निवेशकों के सौदे जो आज हैं आपकी स्क्रीन पर, एफआईआईस की बिकवाली आज रही कुछ 407 करोड़ रुपए से कुछ ज्यादा की। लेकिन इसके सामने डीआईआईस ने जो खरीदारी की है वो 563 रुपए की है। कल का आंकड़ा आपको याद हो तो करीब दोगुनी से ज्यादा थी, लेकिन आज ये थोड़ा स्क्वीज हो गया है। इसीलिए बाजार एक फ्लैटिश टोन पर बंद होता हुआ नजर आया, क्योंकि डीआईआईस ने आज अपने हाथ थोड़े से खींचे हैं। चलिए, एनीवेज, तो बातचीत की शुरुआत हम यहां पर करते हैं। और सबसे पहले तो सर्वेंद्र साहब, कल का बाजार जब हमने देखा था तो लगा था कि आज का बाजार भी कुछ तेजी के साथ बंद होगा। तेजी तो रही, लेकिन वो तेजी सिमट गई। क्या कारण लगते हैं आपको? बहुत बहुत नमस्कार विपिन जी, शो पे आपको मिलके अच्छा लगा जी। बिल्कुल, तो मिलते रहते हैं। ये बहुत खुशी मुझे भी है कि आपके साथ शो करने का मौका मिल रहा है आज। या तो देखिए, बाजार जैसे आपने बहुत अच्छे से राउंड अप किया कि देखिए दायरों में सीमित है। नीचे में अब आप देखिए 17,600 और ऊपर में तकरीबन 17,850, मोटा मोटी तो यही दायरा चल रहा है। बट थॉट मेरा अब यही है कि मोमेंटम कहीं धीमे धीमे इंट्राडे या आप जब मोमेंटम के सेटअप देखें तो थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है कि वो बॉट है और कहीं अब प्राइस का साथ छोड़ रहा है। और सुबह खुलता बाजार अच्छे एडवांसेस के साथ है, बट शाम तक जाते जाते थोड़े सारे एडवांस के जो गेन्स हैं, एडवांस डिक्लाइन का जो रेशियो है थोड़ा सा फिसल जाता है। वैसे तो आज पॉजिटिव रहा है, बट मोटा मोटी जो सुबह जैसे खुला था उसके बनिस्बत आई थिंक लास्ट में हमने ऑलमोस्ट पैरिटी पे बंद किया है। सुबह हम बहुत बढ़िया खुले थे। तो ये दायरा निफ्टी के लिए मोटा मोटी रहेगा। और मुझे लगता है कि अगर किसी को रेंज ट्रेडिंग ही करनी है और नेक्स्ट, जैसे मैंने पहले बोला कि नेक्स्ट अगर 2-4 दिन का ट्रेड किसी को लेना है, तो आई थिंक उछालों में 17,800 17,850 के आसपास जहां पे आया था आज, उन एरियाज में कहीं बेचने की राय है। आप कहीं हाई के ऊपर कहीं स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे 17,877 या 17,880 के आसपास आप कहीं स्टॉप लॉस स्पॉट पे लगा के रखेंगे अर्ली क्लोजिंग बेसिस पे, और आप बेचने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है नीचे में 17,600 17,650 के स्तर ट्रेडिंग बायस के हिसाब से निफ्टी में मिलने चाहिए। बैंक निफ्टी थोड़ा सा बेहतर पॉइंट है। जैसे मैं लास्ट टाइम भी बोला था कि भाई 42,300 के ऊपर टिक रहा है, ये एक बैंक निफ्टी में थोड़ा अच्छा संकेत है। तो अगर किसी को रुपी न्यूट्रल करना है तो निफ्टी बेच के बैंक निफ्टी लेके भी रुपी न्यूट्रल पेयर बना सकते हैं। और एक अच्छा हेज के साथ भी मुझे लगता है कि इस पेयर में भी 1-1.5% बन सकता है। तो अगर आपको ऐसे करना है तो भी आप कर लीजिए, निफ्टी शॉर्ट, बैंक निफ्टी लॉन्ग, रुपी न्यूट्रल, या प्लेन वनीला आप निफ्टी भी शॉर्ट कर सकते हैं। उस केस में आप 17,881 के आसपास स्टॉप लॉस रखेंगे अर्ली क्लोजिंग बेसिस पे। चलिए, तो ये तो हो गई आपके निफ्टी के लिए कॉल्स और किस तरीके से आप ट्रेड करेंगे। अब शुरुआत करते हैं हमारे दर्शकों के सवाल की और उनका जवाब देंगे सर्वेंद्र जी। अमित कुमार साहब हैं हमारे पहले आज के कॉलर, फोन लाइन पर दिल्ली से हमें कॉल कर रहे हैं। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल रहेगा? नमस्कार सर, गुड इवनिंग सभी को। मेरा ये सवाल है कि HFCL के मेरे पास 500 शेयर हैं, एवरेज 72 है उसका एवरेज बाइंग। तो इसका क्या फ्यूचर है? इसे रखूं, निकाल दूं या कैसे? ठीक है जी, 500 की क्वांटिटी है, एवरेज आप कह रहे हैं, एवरेज बाइंग 72 है, तो उस हिसाब से आपका पर शेयर कुछ 9 रुपए का लॉस है। अब करना क्या चाहिए? जरूर। तो सर्वेंद्र जी, HFCL में क्या राय रहेगी अमित जी को? देखिए, अगर ये अपना दायरा मुझे बताएं कितने दिन तक ये होल्ड करना चाहते हैं तो थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। बट मैं राय इनको ऐसे दे देता हूँ। अमित जी, कितने दिन रख पाएंगे? नहीं है सर, होल्ड की कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए रख सकता हूँ मैं। देखिए, फिलहाल अगर मैं इसको देखूं तो 2021 के बाद से तकरीबन 2020 के
ऑलमोस्ट एंड से और 2021 के स्टार्ट से कहीं अगर आप देखें तो स्टॉक 54-55 के नीचे नहीं गया है। तो एक 2-2.5 साल की लोअर रेंज की तरफ आया था, अभी रिसेंट लो भी उसके आसपास ही आया, आई थिंक 57-58 तक गया था। तो 54-55 के दायरे बहुत अच्छे से इसने पकड़ के रखे हैं 18-24 महीने से। तो जब तक उनके ऊपर है तो हम ये मान के चलेंगे कि लॉन्ग टर्म अपने रिस्क रिवॉर्ड की लोअर एंड पे है, मींस लोएस्ट रिस्क एरिया में है। तो आई थिंक यहाँ से ट्रेड में बने रहना चाहिए इनको। 6-12 महीने ट्रेड को देंगे तो अपर एंड की रेंज भी रिजॉल्व होगी, और अगर हम उसको देखें तो तकरीबन वो एरियाज रहते हैं तकरीबन 85-86 के। तो अगर 54 होल्ड रखता है क्लोजिंग बेसिस पे तो आई थिंक ऊपर में इनके पास नेक्स्ट 6-12 महीनों में 80-85 के भी टारगेट्स हैं, जो इसकी एक ब्रॉड रेंज रही है लास्ट 1.5-2 साल की। ठीक है जी अमित जी, तो फिर अगर आपके साथ समय की दिक्कत नहीं है तो 6 से 12 महीने के लिए संभाल के रखिए शेयर को। जैसा कह रहे सरवेन जी के 80-85 तक के लेवल आएंगे तो आपकी जो एवरेज प्राइस है उससे ऊपर निकल जाएगा, फिर आप दोबारा पूछ लीजिएगा या फिर फैसला ले लीजिएगा। लेकिन अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो आप करीब करीब 1-8 साल के लिए इसको होल्ड करें, कम से कम आपके लेवल्स बीट होंगे और आप नुकसान में नहीं जाएंगे। तो चलिए अमित जी के लिए सलाह हो गई, हम आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले कॉलर है आदर्श गुप्ता साहब और कॉल कर रहे हैं हमें जम्मू से। गुप्ता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में, क्या सवाल रहेगा? हाँ नमस्कार जी। नमस्ते। मेरा सवाल है एपीएल अपोलो पे। ओके। मेरी होल्डिंग है 297 शेयर्स एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 1026 और मेरा लॉन्ग टर्म यानी 3-4 साल में होल्ड कर सकता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ ही एक सजेशन है सर कि जो भी एक्सपर्ट्स आपके पैनल पे आते हैं अगर वो स्टार्टिंग में या एंड में 2 या 3 स्क्रिप्ट ऐसी बोल दें जिनको वो सजेस्ट करें कि भाई स्विच करने के लिए या प्रॉफिट यानी उनकी तरफ से सजेशन दें। जी जरूर, ठीक है, आपका सुझाव स्वागत ही होगा सरवेन जी। ठीक है, आगे इस पर हम जरूर काम करेंगे और सरवेन जी से आग्रह करेंगे कि आए तो हमारे लिए कुछ ऐसे 2-3 नायाब शेयर भी लेकर आए जो बताए जा सके दर्शकों को, ताकि वो अच्छी तरीके से जिस प्रॉफिट की सब उम्मीद करते हैं बाजार में आके उन्हें मिले। फिलहाल लेकिन आपके सवाल पे एपीएल अपोलो, तो यहाँ पर गुप्ता जी तो जो है वो अच्छे खासे प्रॉफिट पर बैठे हैं सरवेन जी, लेकिन वो कह रहे हैं कि यहाँ पर तो उनको कोई ऐसी होल्ड करने की प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन क्या लंबा होल्ड उन्हें फायदा देगा? देखिए आई थिंक काफी ओवरबॉट स्टॉक है और जितना मैं देख पा रहा हूँ सेटअप्स में आई थिंक लास्ट 2 क्वार्टर्स में प्रोमोटर होल्डिंग भी यहाँ पे कम हुई है और स्टॉक भी काफी ओवरबॉट है। तो आई थिंक बहुत ओवरबॉट है, काफी चला हुआ स्टॉक है। तो यहाँ से मेरी इनको राय रहेगी कि ट्रेड बने रहना चाहते हैं तो एक एग्रेसिव ट्रेल करके बने रहे। देखिए प्रॉफिट का सौदा है तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि थोड़ा टाइम दे दीजिए, मोमेंटम में है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म सेटअप्स पकड़ के चल रहा है। तो जब तक वो सारे सीन चल रहे हैं तो आई थिंक ट्रेड में बने रहे, लेकिन एक एग्रेसिव ट्रेल बना के रखें और मेरे हिसाब से वो आएगा 1144 के आसपास। 1144 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से आई थिंक इनको ट्रेड में बने रहना चाहिए, बट इस ट्रेड को बस 1 से 3 महीने और दें, उससे ज्यादा ना दें, क्योंकि काफी ओवरबॉट रीडिंग्स हैं। तो अगर किसी कारण से पैटर्न इन्वर्जन होते हैं तो आई थिंक एक डिसेंट करेक्शन यहाँ पे पेंडिंग है, वो आ सकता है। तो जैसे मैंने भी लास्ट शो में भी बोला था कि अभी मंथली क्लोज बिल्कुल करवट लेने वाला है, मंथली क्लोज अपनी जगह पे है, फिलहाल वो कैंडल ग्रीन है बट बहुत मार्जिनल गेन है इसका महीने के अंदर। तो अगर वो कैंडल रेड होती है तो शायद फर्स्ट वीक में व्यू चेंज हो जाए। तो 10-12 दिन के बाद एक बार इसमें जरूर व्यू और ले लें पहली बार, और इन द मीन टाइम 1144 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से क्लोजिंग बेसिस से इसको होल्ड रखें। ठीक है जी, 1144 ये नंबर नोट कर लीजिए, ये आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना है गुप्ता जी। 2 से 3 महीने का भी बोल रहे हैं, लेकिन 10-12 दिन के बाद इसकी समीक्षा कर लेनी है। ओवरबॉट स्टॉक है सरवेन जी जैसा बता रहे हैं, तो थोड़ा सा चांस लेने वाली बात होगी, लेकिन आपके पास एक अच्छा खासा मुनाफा है, उस मुनाफे को ना गवा दे, इसलिए 1124 का स्टॉप लॉस और 10-12 दिन में इसकी समीक्षा। ठीक है सर, चलिए, और आपकी बात पर जरूर ध्यान देंगे। तो ये हो गई आदर्श जी के लिए सलाह, और अगले कॉलर की तरफ अब हम चलेंगे। हमारे अगले कॉलर है मनोज जी, जो कि मनोज महापात्रा साहब दिल्ली से कॉल कर रहे हैं हमें। महापात्रा साहब बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल रहने वाला है? हाँ सर, मेरे पास बीएफ यूटिलिटी है सर 550 शेयर। ओके, बीएफ यूटिलिटी 550 के भाव से। ओके ठीक है जी, तो क्या आपका इस पे नजरिया है, क्या सलाह चाहते हैं? आपको 62 रुपए प्रति शेयर का नुकसान है सर। हाँ सर। ठीक है, चलिए राय लेते हैं कि क्या करना चाहिए। सरवेन जी, तो बीएफ यूटिलिटीज में मनोज जी को अच्छी खासी क्वांटिटी है इनके पास, और 60-65 रुपए का 62 रुपए 85 पैसे प्रति शेयर का नुकसान हो रहा है। क्या ये भरपाई कभी होगी या फिर ये लॉस लेके निकलना होगा? देखिए बहुत ट्रेडर्स का बहुत फेवरेट रहा है ये स्टॉक, काफी सालों से बड़ा फेवरेट रहा है, कहीं ना कहीं वापस इसमें चर्चाएं आ जाती हैं, बट बहुत ज्यादा ये स्टॉक कर नहीं पाया। और मैं इनको इसका एक ब्रीफ दे दूं कि भाई अगर आप इसका
आप 2007 से भी इसका डेटा देख लें तो मोटा मोटी नीचे में एक 200 के आसपास जाता है और ऊपर में तकरीबन गया है तो 700 के आसपास तक गया है। बट ब्रॉडली मैं देखता हूँ 200 से 450 के मोटा मोटी बीच में रेंज है, बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म नहीं कर पाता है बाजार को। तो आई थिंक जो स्टॉक 2007 से परफॉर्म नहीं कर पाया, पूरे बुल मार्केट में नहीं चल पाया है, तो ऑटोमेटिकली आई थिंक कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। वो अब इनके ऊपर छोड़ता हूँ सोचने के लिए। बट प्राइस स्ट्रक्चर में मेरे लिए कोई बहुत एक्साइटिंग स्टॉक ये नहीं है। मेरी राय तो रहेगी कि फिलहाल तो लॉस में है, बट उछालों में अगर इनका भाव आए तो मेरे हिसाब से निकले कहीं और अच्छे स्टॉक्स में, कहीं अपना ये पैसा डालें। अननेसेसरी इतना टाइम स्टॉक को दे रहे हैं और ये स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो सेल ऑन राइज की इनके पास रणनीति रहेगी। नेक्स्ट 3 से 6 महीने में जब भी इनके भाव के आसपास आए तो बेच के निकलें और कहीं और इस पैसे का निवेश करें। जी मनोज जी, तो आई थिंक बिल्कुल साफ और क्लियर कट सलाह है। यहाँ पे चार्ट्स देख के बता रहे सरवेन साहब कि पिछले 2007 के बाद से अभी तक मतलब बहुत लंबा समय हो गया, लेकिन कुछ खास यहाँ पर हुआ नहीं। एक समय काफी फेवरेट स्टॉक जरूर होता था। तो सेल ऑन राइज की यहाँ पर आपको सलाह है, जब भी आपको अपने भाव मिलते हैं अगले 6 महीने में आप इसको बेच के निकल जाए। आप बिल्कुल हमें दोबारा बात कर सकते हैं कि कहाँ निवेश करना है, लेकिन जहां तक इस स्टॉक की बात है बीएफ यूटिलिटीज, यहां पर आपको सेल ऑन राइज करना है। 3 से 6 महीने का वक्त आपके पास है। अपने नंबर्स देखिए और निकल जाइए इसके अंदर से। ठीक है जी, मनोज जी के लिए हो गई सलाह। और अब हमारे साथ फोन लाइन पर है अनीता जी, नोएडा से हमें कॉल कर रही है। अनीता जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल रहेगा? हाँ जी, नमस्कार जी। मेरा सवाल है कि मेरे पास KPIT के 45 शेयर्स हैं और 816 की मेरी बाइंग है। तो लेकिन अभी एक रिपोर्ट आई थी और मैंने रिसेंटली लिए, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। ठीक है। तो मेरे पर एक रिपोर्ट आई थी कि अभी KPIT का वो जो है वो डाउन हो जाएगा, शेयर प्राइस 520 तक चला जाएगा। तो फिर इसलिए मैंने और नहीं तो मैं और उसको लेने वाली थी। तो पर अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि होल्ड करूं कि मैं एग्जिट कर जाऊं। अभी गिर सकता है क्या इसका प्राइस? और तो ये थोड़ा सा मुझे पूछना था। ठीक है जी, आपकी इस आशंका को दूर करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल तो आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको 36 रुपए का प्रति शेयर यहाँ पर मुनाफा ही है, इसलिए डर की कोई बात नहीं। लेकिन सरवेन जी, जिस रिपोर्ट का जिक्र कर रही है मैडम और जो उनकी आशंका है, क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, इसको 2 नजरिए से देखना है। पहली बात तो इस सेक्टर के ऊपर ही प्रेशर है, उसमें ये बड़ा आउटलायर, बड़ा आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है ये। तो निफ्टी आईटी पे भी हमें लगता है कि कहीं तो एक बार तो हमारे शॉर्ट टर्म टारगेट 26,000 वाले आ गए थे इनफी के रिजल्ट्स के साथ। बट हमें कहीं लगता है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में, एक मीडियम टर्म नेक्स्ट 1 से 3 महीने में एक रिस्क है कि वो 26,000 के जो लेवल्स हैं निफ्टी आईटी के टूट जाएंगे और नीचे के स्तर यहाँ पे और आएंगे। तो मुझे लगता है कि फिर उस केस में डेफिनेटली पूरे सेक्टर पे प्रेशर रहेगा। और ये स्टॉक जो कि ऑलरेडी इतना चला हुआ था, और खाली ये पहला महीना इसका अगर आप देखिए तो एक बेरिश कैंडल बन रहा है। काफी महीनों के बाद एक अच्छा बेरिश कैंडल यहाँ पे बन रहा है। तो अज्यूमिंग कि अभी आज 25 तारीख है और 2-3 दिन ही वर्किंग डेज के रह गए हैं, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि एक बेरिश मंथली क्लोज यहाँ आ रहा है और इनके दिमाग में खुद भी शंका लग रही है और जो भी चर्चाएं रिपोर्ट चल रही हैं। तो मेरा भी राय यही रहेगी कि भाई ऐसे केस में हमेशा प्रॉफिट में है ना, तो जो भी थोड़ा मुनाफा है बांध के निकल जाए। और मेरे हिसाब से तो आईटी पे भी प्रेशर रहेगा। तो बहुत ज्यादा यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड जो इनका है वो यहाँ पे फेवरेबल नहीं है। मैं ये नहीं बोलता कि 40-50 रुपए और स्टॉक नहीं चल सकता है, चल सकता है। बट उस पैसे को कमाने के लिए जो है रिस्क लेंगे वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि स्टॉप लॉसेस सब 100 रुपए 150 रुपए नीचे आ रहे हैं। सेफ लेवल्स जितने भी हैं वो 100 रुपए प्लस नीचे हैं और टारगेट खाली 50 रुपए का है। तो रिस्क रिवॉर्ड इनका 2:1 नेगेटिव है, इसलिए निकल जाए मेरे हिसाब से। जी अनीता जी, अगेन यहाँ पर बहुत क्लियर कट सलाह कि जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 2:1 है, तो कोई मतलब नहीं है इतना रिस्क लेने का। आपके पास जो अभी भाव है, तो आपको प्रति शेयर जैसा हम देख रहे थे करीब 36 रुपए का प्रॉफिट है। प्रेशर यहाँ बना रहेगा जो बता रहे हैं सरवेन जी, तो कोई मतलब नहीं है। एग्जिट करने की साफ सुथरी सलाह है यहाँ पे। तो आई होप कि आपकी आशंका को हम दूर कर पाए होंगे। तो KPIT टेक में यहाँ पर आपको सलाह दी जा रही है कि आप एग्जिट कर ले और अपना प्रॉफिट बुक कर लें। चलिए, अनीता जी के लिए सलाह हो गई। अब हमारे साथ हैं आशीष श्रीवास्तव, कटनी मध्य प्रदेश से कॉल कर रहे हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत है और इजी ट्रिप पर आपका सवाल है, थोड़ी डिटेल्स हमें बताइए। हेलो। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते, बताएं सर, डिटेल में बताएं सवाल। सर्वेंद्र जी को भी बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार आपको भी। सर, मेरे पास इजी माई ट्रिप है। अभी मैंने रिवेंज ट्रेवल के हिसाब से अभी 1.5-2 महीने पहले ही लिया था। 53 के भाव का है, 500 रुपए, 500 क्वांटिटी। तो ये रिवेंज ट्रेवल तो हुआ नहीं लग रहा आपके, इसमें लॉस में चले गए। आप खुद घूमे कि नहीं घूमे? नहीं मैं कहाँ घूमा। कोई नहीं, ठीक है जी।
चलिए तो पहले इसी पे बात कर लेते हैं। तो एक उम्मीद थी इनको सर्वेंद्र जी के, जिस तरीके से टिकट बुक्स हो रहे हैं, खबरें चल रही हैं और लोग धड़ाधड़ घूमने जा रहे हैं, जो पिक्चर्स हम देखते थे कि खूब अच्छा होगा, लेकिन उस हिसाब से शायद अब इनकी जो भाव है उस पर तो नहीं हो पाया। तो करीब करीब 8 रुपए का इन्हें घाटा है। तो इजी ट्रिप पर क्या करना चाहिए? देखिए डेटा इसका 2021 के बाद का ही है, क्योंकि बड़ा रिसेंट लिस्टिंग है। यहाँ पे देखिए अब सेटअप्स डेवलप हो रहे हैं, तो क्योंकि ये डेवलपिंग स्टोरी है तो इसमें इनको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि पीछे से इतनी ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, इतना डेटा नहीं है कि जिससे हम बहुत लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म प्रोजेक्शन कर पाए। यहाँ मैं इनको शॉर्ट टर्म खाली बोलूंगा कि 38-40 के आसपास जो पिछला ब्रेकआउट हुआ, उस एरिया की 40 के ऊपर हम निकलते नहीं थे। ब्रेकआउट करके हम 4-5 महीने से खड़े हैं, एक अच्छा स्पाइक आया था, प्रॉब्ली उसी में ट्रैप, उसी में इनको लालच आया जब स्टॉक में बहुत वॉल्यूम एक्शन हुआ, प्राइस एक्शन हुआ और ऑलमोस्ट 80 रुपए तक गया था। अब ये करेक्शन चल रहा है मेरे हिसाब से, तो एक मल्टी मंथ करेक्शन मुझे लग रहा है यहाँ पे कि पूरा हो रहा है। और मैं इनको राय यही दूंगा कि भाई यहाँ से तो बिल्कुल बने रहे ट्रेड में, क्योंकि लग रहा है कि जैसे मैंने बोला अभी 2 दिन रह गए और ये महीना लग तो रहा है कि ग्रीन आ जाएगा। इस महीने का कैंडल हल्का सा ग्रीन है, तो आई वुड से कि ट्रेड में बने रहे। इनके लिए लेवल तो वही रहेगा, 39-40 के आसपास सपोर्ट है, तो 39 के नीचे कहीं इनको एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और पुल बैक में मुझे लगता है कि 60-62 के लेवल्स यहाँ पे नेक्स्ट 3 से 6 महीने में आने चाहिए, एज लॉन्ग एज ये 39 के नीचे नहीं जा रहा। तो रिस्क रिवॉर्ड काफी फेयरली डिसेंट है इनके लिए लॉन्ग साइड का, तो मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहे। चलिए तो बने रहिए साहब इजी ट्रिप के अंदर, और ये 39 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। आगे कुछ लेवल्स आपको मिल सकते हैं ऊपर की तरफ के, और होल्ड करने की यहाँ पर सलाह है। इस सर्वेंद्र जी इनका एक और प्रश्न है, वो है इंडिया बुल हाउसिंग पर। उसके भी नंबर्स हम ले आते हैं। कुछ 198 शेयर्स है इनके पास और 162 के भाव पर हैं। आशीष हमें सुन पा रहे होंगे। तो यहाँ पर इन्हें करीब करीब 56 रुपए से ज्यादा का लॉस है पर शेयर में। यहाँ पर क्या राय रहेगी आपकी? देखिए खबरों के चलते गिरा हुआ था और बहुत पिट गया स्टॉक, और बहुत पिटा भी है। इतना ज्यादा इसमें कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है, आई थिंक चेंज ऑफ हैंड्स और बहुत कुछ चीजें इसमें हुई हैं। आई थिंक फिर भी मैं इनको भी यही दूंगा जो भी मैंने पहले वाले किसी को बोला था कि देखिए आप पहले स्टॉक देख लीजिए। 18-19 के बाद से इसने परफॉर्म ही नहीं किया है, और उस समय इसका दायरा मोटा मोटी 50 रुपए से लेके ऊपर में अगर जाता है तो लास्ट 12-15 महीने में 120, 130 एक आध तक मुझे दिख रहे हैं थोड़े इसके ऊपर के, बट मोटा मोटी आप पकड़ के चलिए कि 50 से 150 की इसकी रेंज है। और अभी अपनी रेंज के बिल्कुल मिडिल पार्ट में बैठा हुआ है, मतलब नीचे में 50, ऊपर में 150 और अभी 100 के आसपास है। मैं इनको ये बोलूंगा कि भाई उछालों में निकलने की कोशिश करें, भाव आए तो निकले। इस तरह के लॉन्जिटिविटी वाले स्टॉक्स जहां पे आप खाली लेके खड़े रहेंगे उम्मीदों में, ऐसे में पैसे नहीं बनते। थोड़ा मोमेंटम, थोड़ा क्वालिटी के पीछे जाइए। इन सब स्टॉक्स को, अपने पैटर्न्स को रिपेयर करने में और बाद में कमाने में बहुत टाइम है, क्योंकि बहुत लोग इसमें फंसे हुए हैं। हर भाव से लोग फंसे हैं। इनको ये समझ के चलना चाहिए कि भाई ये स्टॉक 1500 रुपए से गिरता है। 1500 रुपए से जो चीज गिरती जा रही है और ऊपर कभी आई नहीं, आप सोचिए कितने लोग इसमें फंसे होंगे। तो हर भाव से सेलिंग आएगी, हर भाव से लोग ट्रैप्ड हैं। इसको रिकवर करने में बहुत टाइम लगेगा सर, तो आप इसमें से उछालों में निकलिए। तो पिक्चर क्लियर है, पूरी कहानी आपको बता दी इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की सर्वेंद्र जी ने। तो तमाम दर्शक जो दूसरे सुन रहे हैं, आशीष जी आपका सवाल था तो आपके लिए तो खास तौर पे है कि थोड़ा बहुत भी उछाल मिले तो इसमें से आप निकलिए। बाकी कहानी आपने सुनी कि कहां से कहां गिरा और कोई रिकवरी नहीं है। हर लेवल पर काफी सारे लोग हैं या काफी सारे ट्रेडर्स हैं या काफी सारे कॉल्स होंगे जो फंसे हुए होंगे। तो लेकिन आपके लिए जहां तक सलाह, निकल जाइए। थोड़ा बहुत उछाल मिलता है तो इससे बाहर होने की सलाह दी जा रही है। चलिए ये तो हो गई बात यहाँ पर। अब मुकेश खड़गे साहब हैं हमारे साथ, हमारे अगले कॉलर फोन लाइन पर। पुणे से हमें कॉल कर रहे हैं। मुकेश जी बहुत स्वागत है, क्या रहेंगे आपके सवाल? नमस्कार सर। नमस्ते। मुकेश बोल रहा हूँ पुणे से। सर मेरा सवाल है, दिविश लैब है 10 शेयर 3154 और 100 शेयर 435। डिविस लैब और विप्रो, ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। डिविस लैब के 10 शेयर आपके पास, विप्रो का सामने है आपका हिसाब किताब, तो यहाँ पर आपको लॉस हो रहा है 60 रुपए पर शेयर का। डिविस वाला भी लेकर आइए तो यहाँ पर भी आपका लॉस है। यहाँ तो और बड़ा है 328 रुपए का। ज्यादा शेयर नहीं है लेकिन शेयर का क्योंकि दाम भी काफी ज्यादा है इसलिए 10 शेयर ही हैं, लेकिन हर शेयर आपको करीब 300 रुपए से ज्यादा का घाटा दे रहा है। तो पहले डिविस लैब क्या करना चाहिए सर्वेंद्र जी इसमें? देखिए फार्मा में लंबा लॉन्ग टर्म करेक्शन रहा इंडेक्स में भी, और अभी ये स्टॉक, काफी सारे स्टॉक्स हैं, कुछ तो चल गए लेकिन बहुत सारे मेजोरिटी ऑफ द फार्मा स्टॉक जिस तरह का पिटाई हुआ है, आई थिंक ये मल्टी क्वार्टर करेक्शन कंप्लीट हो रहा है। ये महीने का कैंडल, इसका ये महीना जो है मेरे ख्याल से काफी अच्छा बंद हो रहा है। तो साइंस ऑफ लाइफ, ग्रीन शूट्स जिनको बोलते हैं, वो डेफिनेटली यहाँ बन रहे हैं। क्योंकि देखिए जो चीज 5400 रुपए की थी और नीचे में तकरीबन 2700 से भी नीचे जाके आई, तो डेफिनेटली ऑलमोस्ट 50% करेक्शन यहाँ हो चुका है। तो जो इस साल के लिए मुझे इस लेग में चाहिए था, आई थिंक इन स्टॉक्स ने करेक्शन कर लिए हैं।
तो बिल्कुल आई थिंक यहाँ पे अब लंबी अवधि का निवेश अगर किसी को करना है तो डीवीज लैब को बिल्कुल देख सकते हैं। मुझे लगता है कि 3300 के ऊपर इसमें मोमेंटम और अच्छा जोर से पकड़ेगा। फिलहाल 3230 के आसपास चल रहा है, बट 3300 के आसपास बहुत बढ़िया मोमेंटम यहाँ आना चाहिए। बेस इसका बन चुका है अराउंड 2800 2850 के आसपास, तो उसके बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। तो एक 12 मंथ प्लस के होराइजन से इसको अगर आप पकड़ के चलते हैं तो रिस्पॉन्स काफी अच्छे हैं। 2800 2850 के बहुत अच्छे सपोर्ट्स हैं, और ऊपर में अगर ये रिकवर कर गया तो डेफिनेटली अगर 50% रिट्रेसमेंट भी करता है यहाँ से, तो आपको 4142 जी। तो चलिए, मैं जितनी बात सुन पाया, हम कोशिश करते हैं कि सर्वेलेंस से कनेक्टिविटी दोबारा फिर से एस्टैब्लिश हो जाएगी। तो डीवीज लैब पे देखिए मुकेश जी, यहाँ पर जो भी उन्होंने चार्ट देख के बताया कि करीब 2800 और 2850 के आसपास के सपोर्ट लेवल हैं, लेकिन वहां से अगर ये चढ़ गया तो फिर ये 3700 और फिर आगे गया तो 4100 और 4200 तक के भी लेवल दिखा देगा। जी सरविंद, आप जुड़ चुके हैं शायद। जी बिल्कुल, आपने सही, थोड़ा आज आई थिंक कनेक्टिविटी का इशू है, बट आपने बिल्कुल सही पकड़ा है कि भी अगर इसको टाइम देंगे तो बेस्ट केस में आपको 4100-4200 के भी लेवल्स यहाँ दिखते हुए मिलेंगे, और 2800-2850 के सपोर्ट्स हैं। धीमे धीमे एक्यूमुलेट करना है, थोड़ा चला हुआ है, यहाँ लें, थोड़ा रिट्रेसमेंट्स पे भी लें। तो लास्ट कुछ शोज में मैंने बोला था कि 3000 से 3200 का ये जो उसका एरिया है, ये इसका एक्यूमुलेशन जोन है। धीमे धीमे एक्यूमुलेट करिए और लंबी अवधि के लिए इसको रखिए पोर्टफोलियो में। चलिए क्विकली विप्रो पे भी सर बता दीजिए इससे पहले की ब्रेक लें। देखिए आईटी स्टॉक्स में थोड़ा रुझान अभी नरम है, तो मैं आईटी स्टॉक्स पे अभी यही बोलता हूँ कि थोड़ा वेट एंड वॉच एंड अवॉइड। आई थिंक आईटी इंडेक्स में थोड़ी वीकनेस बाकी है, तो सारे स्टॉक्स में थोड़ी वीकनेस रहेगी। चलिए, ये आईटी के साथ हो ही रहा है काफी दिनों से, तो थोड़ा वेट एंड वॉच अगर आपके पास है, और बाकी नई खरीदारी से आपको बचना है। क्लियर रहा है। यहाँ पे एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होंगे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कल का बाजार। हम करा रहे हैं आपकी कल के बाजार के लिए तैयारी, साथ में ले रहे हैं आपके कॉल। हमारे अगले कॉलर है धीरेन मकीजा साहब, बहुत सरवेन जी बने हुए हैं, इनके सवालों के जवाब देंगे। धीरेन भाई, क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास जीएनएफसी के 50 शेयर्स पड़े हैं और हैप्पीएस्ट माइंड के 50 शेयर्स पड़े हैं। ठीक है। और जीएनएफसी 780 पे लिए हुए हैं और हैप्पीएस्ट माइंड 925। अफसोस की बात कि दोनों में निशान हो गया है लाल, दोनों जगह लग रहे घाटा। चलिए अब क्या करना है देखते हैं। 50-50 शेयर दोनों के। जीएनएफसी में क्या राय होगी सरवेन जी? विपिन जी, जीएनएफसी के लिए तो माफी चाहूंगा, कंप्लायंस इश्यूज की वजह से मैं उस पर कॉल नहीं दे पाऊंगा। Okay, बट इनको हैप्पीएस्ट माइंड पे बोल देता हूँ। देखिए डेटा यहाँ पे भी वही है कि थोड़ा देखिए डेटा कम है, बट थॉट यही है कि एक मल्टी क्वार्टर करेक्शन यहाँ पे भी पूरा लग रहा है। मल्टी मंथ मल्टी क्वार्टर करेक्शन पूरा है, तो आई थिंक हैप्पीएस्ट माइंड में इनको बने रहना चाहिए। जो अभी हमने लोज रखे वो काफी बढ़िया लग रहे हैं मुझे। 750 760 के आसपास जो लोज रखे, आइडियली वो नहीं टूटेंगे, तो उन लेवल्स पे नजर रहनी चाहिए, उनको टूटना नहीं है, तब तक सेटअप बुलिश है। और मुझे लगता है कि पुल बैक में एटलीस्ट 940 960 के लेवल्स इनको यहाँ आते हुए नेक्स्ट 3 से 6 महीने में दिखने चाहिए। ठीक है जी, तो चलिए होल्ड करने की सलाह हैप्पीएस्ट माइंड की यहाँ पर। और इसके साथ हमारा वक्त आज हो रहा है समाप्त। तो सरवेन जी, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला आप और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। आपका डिजिटल डिस्क्लेमर हम चला चुके हैं ऑन एयर, लेकिन मौखिक डिस्क्लेमर अगर आपको देना चाहें। नहीं बिल्कुल, आई थिंक हम जो भी शोज पे बात करते हैं ये सारे ब्रॉड ओपिनियंस रहते हैं, क्योंकि कॉल सामने से आते हैं और जितना भी हम रिस्पॉन्ड कर पाते हैं टाइमली देख के करते हैं। तो डेफिनेटली इस राय को ध्यान रखिए, बट अपने खुद निजी सलाहकार से एक बार राय लेने के बाद ही कुछ करें। और सबको ट्रेडिंग मुबारक, इन्वेस्टिंग मुबारक। आई थिंक जितना हो सके पैसा कमाएं। थैंक यू सर। चलिए, बहुत शुक्रिया आज वक्त निकाल के कार्यक्रम पर आने का। और इसी के साथ वक्त हो गया कि हम आपसे भी इजाजत लें, और आपके लिए भी शुभकामनाएं। कल के बाजार में अच्छा ट्रेड करें, मुनाफे का ट्रेड करें, जिन बातों को एक्सपर्ट्स बताते हैं उनका ध्यान रखें, और हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू, नमस्कार।